मेरा नाम है झिलमिल और जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से वास्को दा गामा जो है वो 2 बार इंडिया में आए थे और काफ़ी सारा प्रॉफिट लेके गए थे। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी प्रॉफिट्स को, उनको ग्रोथ को देखते हुए पोर्टुगीज़ सरकार तो भाई बोले कि अब तो इंडिया में ही जाना है, इंडिया में ही ट्रेडिंग करना है और बनाओ फोर्ट्स बनाओ, ये बनाओ। इंडिया के लिए उनका जो दिलचस्प था वो कुछ अलग ही लेवल पे चला गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन से गवर्नर्स जो है वो इंडिया में आए थे और उन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट्स करी थी। सबसे पहले गवर्नर जो आए थे वो थे अल्फोंसो डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो पोर्टुगीज के जो किंग थे उन्होंने जो अल्मेडा है उनको बोला था कि भाई तुम एज अ गवर्नर इंडिया में जाओ 3 साल के लिए और वहाँ पे अपना जो पोर्टुगीज का इंटरेस्ट है उसको बढ़ाओ, हमारी जो आधिपत्य है वहाँ इंडिया में बढ़ाओ और कोई भी रास्ते में आता है उसको हटा दो। ये आदेश लेके जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया में आए थे for a period of 3 years. In 1505, the King of Portugal appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interest. ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितने सालों के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया में आए थे। द आंसर इज 3 years, so note it down. So Francisco de Almeida, the newly appointed governor, was asked to consolidate the position of the Portuguese in India and to destroy Muslim trade by seizing Aden, Ormuz and Malacca. तो जैसे कि यहाँ पे किंग ने बोला कि भाई जो भी रास्ते में आता है ना तुम्हारे मिशन के, उनको उड़ा डालो, उनको ख़त्म कर दो. He was also advised to build fortresses at Anjadiva, Cochin, Kinnaur and Kilwa. तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अल्मेडा को किधर किधर फोर्ट्स जो है बनाने को कहा गया था. दिस 4 प्लेसेस. ओके, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. द प्लेसेस आर अंजदिवा, कोचिन, किन्नौर एंड किलवा. सो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का रास्ता इतना आसान तो था नहीं. उनके रास्ते में आए थे 2 ऑब्स्टिकल्स. पहला ऑब्स्टिकल था जामोरिन, जो कि वास्को दा गामा की अग्रेसिव नेचर से ही थोड़ा बहुत ऑफेंड हो गए थे. इसीलिए इन्होंने इनको भी पसंद नहीं किया. ही वॉज ऑल्सो ऑफेंडेड. जामोरिन इनके रास्ते के रोड़ा बने थे और जामोरिन के साथ हाथ मिलाया था सुल्तान ऑफ इजिप्ट, क्योंकि इनके ट्रेड्स में भी घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस पोर्टुगीज. तो ये दोनों ने जो है इनके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश की. बोले स्टॉप. What Almeida, however, encountered along with the opposition of Zamorin was a threat from the Mamluk Sultan of Egypt, encouraged by the merchant of Venice, whose lucrative commerce was now at risk due to the Portuguese interference. The Egyptians raised their fleet in the Red Sea to stop the advantage of the Portuguese. जैसे कि मैंने कहा, घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान जो है ये अल्मेडा के बेटे को जो है शहीद होना पड़ा. ये अल्मेडा के बेटे को मार दिया गया. ठीक है, और बेटे की मौत का बदला लेते हुए इन्होंने क्या किया, एक ही बार में इन दोनों को मार दिया अपने रिवेंज में. ही वॉज फुल ऑफ रिवेंज कि मेरे बेटे को मार कैसे दिया, तो उन्होंने इन दोनों का खात्मा कर दिया. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो बदला लेके ही रहूंगा. ही वॉज फुल ऑफ रिवेंज. In 1507, the Portuguese squadron was defeated in a naval battle of Diu by the combined Egyptians and Gujarat navies, and Almeida's son was killed. So next year, Almeida's advanced to defeat by totally crushing the 2 navies. Almeida's vision was to make the Portuguese the master of the Indian Ocean. His policy was known as the Blue Water Policy. ये prelims के लिए important है कि अल्मेडा जो थे वो चाहते थे कि इंडियन ओशन के इर्द गिर्द जो है वो पोर्टुगीज का ही राज हो, इंडियन ओशन पे आधिपत्य जो है वो पोर्टुगीज का ही हो. और उनकी पॉलिसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी. इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसकी पॉलिसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी. दैट इज अल्मेडा. उसके बाद आए थे एक और गवर्नर जनरल. अल्मेडा के टिन्योर के बाद आए थे एक और गवर्नर जनरल जिनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बेर्क.
अल्फोंसो डी एल्बर्ग जो थे, इन सब गवर्नर्स में से इनकी ये खासियत थी कि वो दिमाग से चतुर बुद्धि थे, मतलब चाणक्य थे वो बहुत ज़्यादा, और वो पूरा दिमाग से खेलते थे। अल्मेडा जो था, ही वॉज लाइक रिवेंज धर्मेंद्र टाइप, लेकिन यहाँ पे ये पूरा चतुर बुद्धि चाणक्य थे। इन्होंने पूरा चाणक्य नीति बनाई भी थी। इन्होंने एक तरह से चक्रव्यूह बनाया था इंडियन ओशंस के आसपास, जिसके तहत जो है अगर कोई भी ओशन के आसपास कोई भी कंट्री, कोई भी फॉरेनर्स आए तो उनको परमिट देना पड़ेगा। जैसे हम लोग फॉरेन में जाते हैं तो हमको वीज़ा लेना पड़ता है ना किसी किसी कंट्री में, तो वैसे ही एक परमिट सिस्टम का वो बनाया था उन्होंने, जिसके तहत अगर किसी को बाहर से इंडियन ओशन के थ्रू आना है तो दे हैव टू टेक अ परमिट, जिसके लिए उनको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। So Alfonso de Albuquerque, who succeeded Almeida as the Portuguese governor in India, was the real founder of the Portuguese power in the East. A task he completed before his death. He secured for Portugal the strategic control of the Indian Ocean by establishing bases overlooking all the entrance to the sea. There were Portuguese strongholds in East Africa, off the Red Sea, at Ormuz, in Malabar and Malacca. चारों तरफ जो है उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी, और चारों तरफ जो है ओशन के उन्होंने बेसिस बना ली थी, ताकि कोई भी अननोन पावर घुस भी ना पाए, मतलब आधिपत्य काइंड ऑफ स्थापित किया था। जो ब्लू वाटर पॉलिसी था उसका सपना देखा था इनके पहले जो अल्मेडा थे, लेकिन उसको पूरी तरह से स्ट्रेटेजाइज किया था, एक तरह से मटेरियलाइज किया था इन्होंने, अल्फोंसो डी एल्बर्ग। इनके दौरान जो है कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हमारे इंडिया में, जैसे कि सती प्रथा का जो है वो अबोलिशन हुआ। उसके बाद इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर जो है उनसे गोवा ले लिया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आफ्टर अलेक्जेंडर जो है किसी यूरोपियन पावर ने इंडियन टेरिटरी को ले लिया था। उसके बाद उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, एक परमिट सिस्टम लॉन्च किया था। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स किसके टाइम पे हुई थी, दैट इज़ दिस इज अल्फोंसो डी एल्बर्ग। उनके टाइम पे क्या क्या सिस्टम हुआ था, परमिट सिस्टम, गोवा को लिया था फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, एंड सती प्रथा को बंद किया था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो जैसे जैसे उनका जो है अच्छा चलने लगा, वैसे वैसे पोर्टुगेज की जो है वो लोग यहाँ के ही लोकल वाइब्स, मतलब शादी करके बसने लग गए, छोटे मोटे विलेज में एज ए लैंडलॉर्ड बनने लग गए प्रॉपर्टी लेके, और वहाँ पे वहीं पे बसना स्टार्ट कर दिया पोर्टुगेज ने कि भाई अब तो वापस नहीं जाना, क्या ही हम सेटल हो रहे हैं, बस शादी वादी भी कर लिया लोकल लड़कियों से, एंड बहुत सारे पोर्टुगेज जो है वो लैंडलॉर्ड्स जैसे बनने लग गए। अब बात करते हैं एक और गवर्नर जनरल की, दैट इज नीनो डा कुन्हा। इनके नाम बहुत अजीब होते हैं। सो नीनो द कुन्हा ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उनको गोवा बहुत पसंद आया था भाई, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को जो है वो कोचिन से गोवा में शिफ्ट कर लिया। भाई गोवा ही हमको पसंद है, हमको गोवा में ही रहना है, जैसे कि अक्षय कुमार का अजनबी फिल्म का ये स्विफ्ट का साइन है, तो उन्होंने जो है स्विफ्ट कर दिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा इट्स हेडक्वार्टर्स। दिस इज डन ड्यूरिंग द रीन ऑफ नीनो द कुन्हा। किस गवर्नर ने क्या क्या किया था, ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी था अल्मेडा का, परमिट सिस्टम था अल्फोंसो एल्बर्ट का, और नीनो द कुन्हा का क्या था कि ये इन्होंने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया था। उसके बाद इन्होंने हाथ मिला लिया था बहादुर शाह से, क्योंकि बहादुर शाह का जो है वो हुमायूं के साथ उस टाइम पे बहुत 36 का अकड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट था। तो बहादुर शाह ने कहा भाई पोर्टुगेज तुम लोग हमारी मदद कर दो बहादुर हुमायूं को डिफीट करने में, और बदले में हम तुमको बसीन दे देंगे और ड्यूका एक बेस दे देंगे, ठीक है। तो दोनों में जो है एक तरह से संधि हो गई थी बिटवीन द पोर्टुगेज एंड बहादुर शाह। So Nino da Cunha assumed office of the governor of Portuguese interest in India in November 1529, and almost 1 year later shifted the headquarters of the Portuguese government in India from Cochin to Goa. Bahadur Shah of Gujarat, during his conflict with the Mughal Emperor Humayun, secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the island of Bisain with its dependencies and revenues. He also promised them a base in Dio. तो जैसे कि इन दोनों में जो है सुक्ति, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटी हुई थी
मैं बीच बीच में एस्मीज बोल देती हूँ, सो सॉरी क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज एस्मीज है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो है समझौता हुआ था, तो जिनके तहत जो है इन्होंने बोला था हम तुम्हारी हेल्प करेंगे हुमायूं से लड़ने में, लेकिन बदले में हमको बसीन और दीव चाहिए। तो उन्होंने दे दिया, बोला ओके। लेकिन बात तभी हुई जब हुमायूं ने जो है वो गुजरात से कट ऑफ कर लिया कि भाई हमको इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने जस्ट लेफ्ट कर लिया। However, Bahadur Shah's retaliations with the Portuguese became sore when Humayun withdraw from Gujarat in 1538। अब बहादुर शाह का पोर्टुगेज से क्या ही काम, हुमायूं ने तो विड्रॉ कर लिया, अब तो पोर्टुगेज को बेकार में बसीन वसीन दे रहे। तो इसीलिए इन दोनों के रिलेशनशिप में जो है वो कहीं ना कहीं दरार पड़ गई। इन दोनों के रिलेशनशिप में तब दरार पड़नी स्टार्ट होगी। उसके बाद एक और रीज़न था दरार पड़ने का कि वहाँ के जो लोकल नेटिव्स थे वो बहादुर शाह को बोलते थे कि भाई हमको इनका राज नहीं पसंद है, हमको ये पोर्टुगेज के इंटरफेरेंस हर चीज़ में नहीं पसंद है, हमको नहीं जमता ये सब, हटाओ। तो इस तरह से बहादुर शाह ने काइंड ऑफ उन दोनों के बीच में, बहादुर शाह और जो पोर्टुगेज है उनके बीच में सोरनेस बिटरनेस होनी स्टार्ट होगी। दो रीजंस थे, एक तो हुमायूं ने विड्रॉ कर लिया था, लाइक सरेंडर कर लिया था, हमको गुजरात चाहिए नहीं बोल के सरेंडर कर दिया था, और दूसरा कि वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने काइंड ऑफ कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था कि हमको पोर्टुगेज नहीं जम रहा है। Since the inhabitants of the town started fighting with the Portuguese, Bahadur Shah wanted to raise a wall of partition. Opposing this, the Portuguese started negotiations in the course of which the ruler of Gujarat was invited to a Portuguese ship and killed in 1537. जब नेगोशिएशन के लिए बहादुर शाह को बुलाया, मतलब बात करने के लिए बुलाया कि भाई आओ हम लोग चाय कॉफ़ी पे बात करते हैं, डिनर विनर करते हैं साथ में, इस तरह से नीनो दा कुन्हा ने बहादुर शाह को बुलाया कि भाई आओ बात करते हैं ना, बैठ के ऐसे ही सॉर्ट आउट करेंगे, बुला के उनको मार डाला ये तो है ही उनकी आदत, डिवाइड एंड रूल, मार के Da Cunha also attempted to increase Portuguese influence in Bengal by settling many Portuguese nationals there with Hooghly as their headquarters. Bengals में भी उनको अपना ये जो स्टेबिलिटी या बंगाल में भी अपना आधिपत्य जो है उनको बनाना था, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को बोला जाओ उधर भी शादी करो, उधर भी जमाओ अपना डेरा, उधर भी करो, और हुगली में भी एक हेडक्वार्टर बनाएंगे हम। तो अब हम देखेंगे व्हाट वर द रीजंस कि पोर्टुगेज इतना सक्सेसफुल हुए। ओके, व्हाट वर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द पोर्टुगेज। फर्स्ट इज लैक ऑफ यूनिटी। लोकल रूलर्स आपस में ही लड़ने मरने पे तुले थे। जहाँ पोर्टुगेज एक यूनिट बन के सब पे हमला किया था, वही लोकल रूलर्स जो है छोटे छोटे, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग टुगेदर दे वेर लाइक नहीं हमारे सम्मान के खिलाफ है, हमारे इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट हुए, देयर वॉज नो यूनिटी एट ऑल। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हम कवर करेंगे ये वन ऑफ द फैक्टर्स ही रहेगा तब भी। So favorable condition for the Portuguese in India, excepting Gujarat, which was ruled by the powerful Mahmud Bagara from 1458 to 1511. The northern part was much divided into many small powers। ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल पावर्स। हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, जिसकी वजह से देयर वॉज नो यूनिटी एट ऑल। Second main reason था in the Deccan, the Bahmani kingdom was breaking up into small kingdoms. None of the powers had a navy worth its name, nor did they think of developing their naval strength। ये जो Deccan part में था, I'll show you over here। जो डिकान पार्ट में बाहमनी किंगडम था वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। दे वे नॉट यूनियन था उनमें, किसी भी किंगडम छोटे छोटे किंगडम में यूनियन नहीं था, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे, और उनमें नेवल पावर को बनाने की ना तो क्षमता थी ना उत्साह थी। वो अपने ही इंटरनल अफेयर्स में लगे हुए थे, ना कि एकजुट होकर नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाए। उनको कॉम्पिटिशन थे, उनको कोई लेना देना नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से पोर्टुगेज के लिए ये बहुत फेवरेबल आउटकम बना था। पोर्टुगेजी सेना के पास जो था वो उनके शिप्स में किनॉन्स थे, पावरफुल वेपन्स, दे वर वेल एडवांस्ड एंड इक्विप्ड। उनके पास कैनॉन्स थे ताकि कोई भी उनके विरुद्ध आते वो उड़ा देते उनको।
As regards the Arab merchants and ship owners who still then dominated the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization and unity of the Portuguese. Moreover, the Portuguese had cannons placed on their ships. बाकी सारे जो foreigners थे, like Arab merchants थे और जो शिप ओनर्स थे जिनके पास शिप थी भी, उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतना यूनिटी नहीं था कि वो पोर्टुगीज सेना को मैच कर सकी. इसी वजह से पोर्टुगीज सेना जो है दे वर लाइक इनविंसिबल काइंड ऑफ थिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.